बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। आपका अगला चैप्टर मैं जो शुरू कराने लगी हूँ इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी छोटा सा चैप्टर है। शुरू के टॉपिक आसान है, अगले टॉपिक थोड़े से होंगे, लीजार्ड्स प्रिंसिपल वगैरह, बाकी तो ये आसान चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम, शुरू वाली सब चीज़ें 9th क्लास वाली हैं। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम किस चीज़ को कहते हैं। बैलेंस, जब कोई चीज़ बैलेंस हो जाती है हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर आ गई। और केमिकल, जब केमिकल्स आपस में बैलेंस हो जाए तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, कोई भी रिएक्शन होता है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन जब हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि ये बना दे अमोनिया। अब जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज़, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और जो ये चीज़ बना रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है हमें ये समझ, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ही होते हैं, रिएक्टेंट। अब जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब प्रोडक्ट आपस में प्रोडक्ट रिएक्ट करता है ताकि दोबारा से रिएक्टेंट बना दे तो इसको हम कहते होते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, द रेट एट विच द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम कहते होते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू ईच अदर, मैं लिख देती हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। वैसे इक्विलिब्रियम क्या होता है, वैसे इक्विलिब्रियम का हम कहते होते हैं ऐसी स्टेट जिसमें जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, या हम ये कहते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो अपोजिट हो जाते हैं, लेकिन कंपोजिशन जो होती है वो रिएक्शन की सेम रहती है। ऐसा ऐसा टाइम जब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन की जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, कंपोजिशन किस चीज़ की, मिक्सचर की, वो कांस्टेंट रहती है, इसको भी हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। और जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं अपोजिट रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो जो लेफ़्ट से राइट जा रहा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन राइट से क्या होता है, लेफ़्ट आता है। इस फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं ताकि प्रोडक्ट बना सकें, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं ताकि वो क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है, ये इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं, इसको रिवर्स और हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले ना जो डिफरेंस आ जाता होता है, नोटबुक नोट कर लो, ऐसा रिएक्शन जो लेफ़्ट टू राइट जो है वो फॉरवर्ड होता है, जिसमें रिएक्टेंट की तादाद शुरू में ज़्यादा होती है, फिर बाद में प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, उसको हम फॉरवर्ड कहते हैं। और जिसमें प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा होती है, बाद में रिएक्टेंट बन रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है। क्या होता है, ये चीज़ें मैं पूरा यहाँ पे ना डिफरेंस करके लिख देती हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का, कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ये वैसे आगे टॉपिक आएगा, ये आगे टॉपिक आएगा, फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर आ जाए, या रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि जो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाए, लेकिन जो कंपोजिशन है वो मिक्सचर की सेम रहे, कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, कि जो जो चीज़ें आपने डाली थी ना, आपने अगर 1 मोल नाइट्रोजन डाली हुई और 3 मोल आपने नाइट्रोजन डाली हुई, 1 मोल हाइड्रोजन डाली हुई है, तो वो ऐसे ही रहे, मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। ठीक है, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर कहते हैं कुछ मैक्रोस्कोपिक इवेंट और माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स होते हैं, कुछ फीचर्स बताए गए हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक इवेंट और मैक्रोस्कोपिक इवेंट क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी एक रिएक्शन हो रहा होता है,
ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन और अमोनिया, अब एक रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि हाइड्रोजन आयोडाइड बना सके। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ताकि वो क्या बना सकें, हाइड्रोजन आयोडाइड बना सके। पहले पर्पल कलर होता है इस आयोडीन की वजह से, बाद में जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है तो एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। अब क्या होता है कि आप देख सकते हो अपनी आँख से, आपको नज़र आ रहा होता है कि पहले एक सॉल्यूशन का कलर कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। पहले एक सॉल्यूशन लिक्विड था, वो बाद में गैस हो गया। तो वो एक रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है। रिएक्शन के होने के बाद जो आपको सामने कोई चीज़ चेंज नज़र आ रहा होता है उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक इवेंट। जैसे सब्लिमेशन हो रही होती है, सब्लिमेशन ऑफ आयरन हम करते हैं, चलो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन कर लो, आयोडीन प्लस साल्ट आपने डाला हुआ था, आप सब्लिमेट करा रहे हो। तो पहले जो आपको पर्पल पर्पल ऐसे आपने बॉल्स के फॉर्म में क्रिस्टल्स रखे हुए थे वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में आपको नज़र आ जाती है फनल के ऊपर, जो आप फनल रखते हो उसके आप ऊपर आपको पर्पल कलर नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक चेंज नज़र आ रहा है जिसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो ऐसे इवेंट मैक्रोस्कोपिक इवेंट किनको कहते हैं? द इवेंट रेफर टू द फिनोमिना दैट कैन बी ऑब्जर्व विद नेकेड आई विदाउट कंसीडरिंग द इंडिविजुअल पार्टिकल और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपको बजाय, जैसे आप टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम, एक तरफ हम एक फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर लिया हुआ था HCl, यहाँ पर हमने ली हुई थी बेस। अब ये बेस के अंदर हमने डाली हुई थी फिनॉफ्थलीन डाली हुई थी और यहाँ पर हमने NaOH ली हुई था। अब इस पूरे सोल्यूशन का कलर फिनॉफ्थलीन के डालने की वजह से पिंक हो गया। जैसे जैसे हम एसिड डालते जाते हैं, एसिड की तादाद ज़्यादा हो जाती है, ये पिंक से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब बजाय इसके कि हम ये देखें HCl कितना यूज़ हुआ है, ठीक है, HCl कितना यूज़ हुआ है, उसने कैसे रिएक्ट किया है, फिनॉफ्थलीन का क्या लो, इस सब को इग्नोर करते हुए हम जो कलर का चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कि ये एक मैक्रोस्कोपिक इवेंट है, ठीक है। रेफर्स टू द फिनोमेना दैट कैन बी ऑब्जर्व, ऐसा फिनोमेना, ऐसा चेंज जिसको आप अपनी आम आँख से देख सको विद द नेकेड आई विदाउट कंसीडरिंग, बजाय इसके कि आप एक एक इवेंट को कैसे, कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, क्या हुआ, किस तरीके से ओरिएंटेशन आई, कैसे किसी मॉलिक्यूल ने किस स्टेप आपस में पहले रिएक्ट किया, डबल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो आप ओवरऑल एक चेंज देखते हो उसको आप कहते हो माइक्रोस्कोपिक इवेंट। किसी चीज़ का, कोई चीज़ पहले सॉलिड फॉर्म में थी अब लिक्विड फॉर्म में आ गई है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल चेंज इन कलर, फिर उसके बाद हीट की एवोल्यूशन ऑफ हीट और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रिलीज़ हो रही है, ये ऑब्जर्व हो रही है, ये आप आम आँख से आप बाज़ार फिजिकली नोट कर सकते हो। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जब आप एक टेस्ट ट्यूब में आपने दो केमिकल्स को मिक्स किया तो ऊपर वाइट वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो वो एक फिजिकल फिनोमेना आपको नज़र आ रहा होता है। इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैक्रोस्कोपिक इवेंट है। फिर आपके पास आते हैं जी माइक्रोस्कोपिक इवेंट। माइक्रोस्कोपिक इवेंट कौन से होते हैं? ऐसे इवेंट जिनको आप आम आँख से ना देख सको, ठीक है। आम आँख से आप क्या नहीं देख सकते? आम आँख से आप ये नहीं देख सकते हो कि कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ने आपस में रिएक्ट किया ताकि हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए, तो आपने ये नहीं देखा, आपको ये नहीं पता कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कैसे टूटे, आयोडीन आयोडीन कैसे टूटे, ये क्यों टूटे, किस वजह से टूटे, फिर ये आपस में कैसे जुड़े, ये डबल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बहुत आगे रिएक्शन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि ये जी SN1 रिएक्शन था, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, मॉलिक्यूल्स ने किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, किसने लॉस किए हैं, ये चीज़ तो आपको, ये बीकर पड़ा और बीकर में आपने दो केमिकल्स को डाल दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने HCl प्लस NaOH डाला, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अब हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है, हमने पहले क्या ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोपिक इवेंट में कि जी HCl गिर रहा है और यहाँ पे पहले जो पिंक कलर था वो कलरलेस हो गया, ठीक है। ये तो माइक्रोस्कोपिक इवेंट था। अब माइक्रोस्कोपिक इवेंट क्या होता है कि HCl के गिरने से ये जो पिंक कलर था ये कलर रेस्ट में क्यों चेंज हो गया, क्या हुआ, HCl प्लस NaOH ने आपस में कैसे रिएक्ट किया, कैसे NaCl बना, Na ने इलेक्ट्रॉन गेन किए कि लॉस किए, फिर NaCl में पहले हाइड्रोजन टूटा या पहले Cl ने इसके साथ जोड़ के वाटर बनाया, या पहले क्या हुआ, ओरिएंटेशन कैसे थी, किसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किसने लॉस किया, हमें नहीं पता। मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन कैसी थी, मॉलिक्यूल गेन और लॉस हुए हैं या मॉलिक्यूल्स की शेयरिंग हुई है, नए बॉन्ड बनने पे मॉलिक्यूल्स की शेयरिंग हुई है, ये आयोनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको हम कहते
कहते हैं माइक्रोस्कोपिक इवेंट। इस किस्म की चीज़ें, द इवेंट्स रेफर टू द फिनोमेना दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद नेकेड आइज आर कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक। जैसे कोलिजन बिटवीन मालिक्यूल्स, जब आपस में रिएक्शन हो रहा था तो दो मालिक्यूल आपस में कोलाइड कैसे किए, इनकी इफेक्टिव कोलिजन थी, सक्सेसिव कोलिजन थी, कितनी सक्सेसिव कोलिजन हुई हैं, कितनी अनइफेक्टिव कोलिजन हुई हैं, कितनी इफेक्टिव हुई हैं, ये हमें नहीं पता। ठीक है, फिर फिर गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, गेन हुआ, लॉस हुआ, शेयरिंग हुई है, किसने गेन किया, किसने लॉस किया, हमें कुछ नहीं पता। एक और चीज़ जो माइक्रोस्कोपिक इवेंट है ना, ये रिलेट करते हैं मैक्रोस्कोपिक इवेंट से। माइक्रोस्कोपिक इवेंट होते हैं तब जाके हमें मैक्रोस्कोपिक इवेंट नज़र आते हैं ना, मतलब जब HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करके NaCl बना रहे थे तभी ये सोल्यूशन कलरलेस हो रहा था ना। मीन्स के बीच में ये सब कुछ, ये बीच में गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ओरिएंटेशन, ये सब कुछ होता है, उसके रिजल्ट में ही चेंज, एक फिजिकल चेंज हमें नज़र आता है ना। जैसे एक चीज़ पहले सॉलिड फॉर्म में थी, पार्टिकल करीब करीब थे, अब लिक्विड फॉर्म में होगी, जो सॉलिड गैस में तो पार्टिकल दूर दूर हो गए हैं, तो कोई चेंज आया है ना। तो ये पहले क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक इवेंट होते हैं तब जाके हमें मैक्रोस्कोपिक इवेंट नज़र आता है, एक फिनोमेना में हमें चेंज नज़र आता है। देखो, अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोस्कोपिक इवेंट हेल्प अस एक्सप्लेन द प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व मैक्रोस्कोपिक चेंज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स का सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोपिक इवेंट के बारे में पता होता है, तभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे मैक्रोस्कोपिक इवेंट क्या होंगे। ठीक है, हमें पता था ना कि HCl के गिरने से कलर चेंज होगा, तो वो हमें कैसे पता था, कि हमें पता था कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे साल्ट बनेगा, एक चेंज आएगा, तब भी हमें पता चल सकता है कि क्या ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पता कर सकते हैं कब, जब हमें माइक्रोस्कोपिक इवेंट पता हो तब। सब आता यही है माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में डिफरेंस, तो आप डेफिनेशन और एक एग्जांपल कर लीजिएगा। अब आते हैं रिएक्शंस पे। ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, मैंने कहा HCl और NaOH ने रिएक्ट किया, H2I2 ने रिएक्ट की, केमिकल रिएक्शंस है ना। तो ये केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शंस, और कुछ को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या, जो रिवर्स आ सकें, जो बैकवर्ड आ सकें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, जो प्रोसीड कर सकें बोथ डायरेक्शन में, विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन। हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों डायरेक्शंस में चले। ये हम कह सकते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट रिएक्ट करता है टू फॉर्म, कि वो बना सके रिएक्टेंट। ठीक है, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो के साथ। ऐसे रिएक्शन जिसमें सबसे पहले देखो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ताकि वो अमोनिया बना सके। अब अमोनिया टूट के दोबारा हमारे पास बना सकता है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसपे बैकवर्ड रिएक्शन आ सकता है। जैसे कि हमारे पास PCl5 था, ये PCl5 से हम टूट के PCl3 और Cl भी बना सकते हैं, Cl2 भी, और ये Cl2 और PCl3 आपस में कंबाइन होकर PCl5 भी बना सकते हैं। ये जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना सकते हैं, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन में भी चेंज हो सकता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकते हैं उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट थे वो उससे रिएक्टेंट बन सके, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें बोथ रिएक्शन हो रहा हो, फॉरवर्ड भी हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, वो राइट टू लेफ्ट भी जा रहा हो और लेफ्ट टू राइट भी आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जिसमें प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, रिएक्टेंट भी बन रहे हैं। ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होंगे, ये कहते हैं नेवर गोज़ टू कम्प्लीटिशन, ये कभी कंप्लीट नहीं होते। और मैं एक बात और कहती हूँ, ये रिएक्शन टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर, हमारे पास कंटेनर क्लोज होना चाहिए। तो ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है क्लोज कंटेनर में, कभी कंप्लीट भी नहीं होता है। ठीक है, क्यों?
जब जब ये बन जाते हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होती जाती है तो ये इसमें टूटना शुरू हो जाते हैं। अब ये बन गया, अब इनकी तादाद ज़्यादा हुई तो फिर ये बनना शुरू हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कभी रुकता नहीं है, चलता ही चलता रहता है, गोल गोल सर्कल है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यस होता रहता है। तो नेवर गोज टू कंप्लीशन। आप लिखोगे क्या, रिएक्शन दैट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये 3 पॉइंट विद एक एग्जाम्पल तो नहीं आना चाहिए। फिर हमारे पास आते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन विच प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन, जो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। विच प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, उनको हम कहते हैं जी वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। ये हम कहते हैं कि रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म, ताकि वो बना सकें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन गया बस कहानी ख़त्म, ठीक है। रिप्रेजेंट बाय सिंगल एरो, इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। टेक प्लेस इन ओपन, टेक प्लेस इन, ये ओपन उसमें हो जाता है, ओपन प्लेस, ठीक है, ओपनली हो जाता है। अब इसमें क्या आता है, मैं कोई भी रिएक्शन लिख दूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के रिएक्शन जो है, हाँ जैसे कि यहाँ पर आगे एक गिवन है कि मैं कहती हूँ कि H2O रिएक्ट कर रहा था प्लस CO2 के साथ, ताकि वो बना सके H2O प्लस CO2। अब ये हो रहा है, ओपन कंटेनर है, ये भी गैस है, ये उड़ गई है, ये भी गैस है, ये उड़ गई, ये आपस में रिएक्ट करते जा रहे हैं और उड़ता जा रहा है। तो रिएक्शन सिर्फ एक तरफ ही जा रहा है ना, प्रोडक्ट कंटेनर क्लोज ही नहीं है, ये H2O भी उड़ती जा रही है, CO2 भी उड़ती जा रही है, बस बीच में ये जो H2O और CO2 थे आपस में रिएक्ट करते हैं, जो गैस बनती है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। अब उनको मौका ही नहीं मिल रहा कि वापस में कंबाइन करें, कोलाइड करेंगे, वो वापस से ये बना सकें। तो ये एक सिंगल तरीके की तरफ जा रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। तो रिएक्शन कभी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक बार एक टाइम आएगा कि जब सब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएंगे, रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्टेंट ख़त्म, ऐसे को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कभी रिवर्स नहीं आ सकता, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में जाता है, रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, सिंगल एरो होता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वो एक दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे उन्होंने एक इक्विलिब्रियम का ग्राफ लिया है, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम के ग्राफ में क्या है, यहाँ पर उन्होंने लिया है टाइम, कि टाइम कितना लग रहा है, और यहाँ पे ली गई है कॉन्सेंट्रेशन लेते होते हैं। अब सबसे पहले जो ज़्यादा अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा है, शुरू का फॉर्म है, शुरू के टाइम पे किस चीज़ की ज़्यादा, रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होती है, तो इसमें इस वाली रिएक्शन को लेता है वो इन अ क्लोज सिस्टम, वो एक H2O लिया है और कंबाइन करा रहा है, उसको रिएक्ट करा रहा है CO के साथ, ये सब एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है। शुरू में तादाद ज़्यादा थी, ये जी रिएक्ट करना शुरू हो गए और बनाना शुरू हो गए, क्या चीज़ बनना शुरू हो गई है जी, हमारे पास बनना शुरू हो गया है, हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, हमारे पास H2 प्लस CO2 बनना शुरू हो गया, मीन्स अब इनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। अब इनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब इन दोनों की तादाद बराबर हो जाएगी। अब रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब जितनी अमाउंट इसकी बन रही है इतनी अमाउंट इसकी है, अब दोनों की अमाउंट्स बराबर होगी, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन में स्टेट डज नॉट चेंज, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। आप जब रिएक्टेंट को देखोगे तो आपको ये भी नज़र आएंगे, कंपोजिशन रिएक्शन की वही है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं। उसने एक क्लोज कंटेनर लिया है, ठीक है, उसके अंदर H2O और CO2 लिए, ये दोनों गैसेज है ना, और गैसेज ही बन रही हैं, क्लोज कंटेनर के अंदर लिए, कंटेनर की लिड जो है वो लगी हुई है। अब सबसे पहले क्या होता है, H2O और CO2 आपस में रिएक्ट करती हैं ताकि H2 और CO2 बनाएं। शुरू में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, साथ साथ में फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्सेप्ट भी बनाती हूँ, फॉरवर्ड और रिवर्स, या आप बैकवर्ड भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये देखो, यहाँ पर अगर देखो, डिस्पोज स्टार्ट विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब क्या हुआ, जितने मोल्स उसने एक मोल इसका लिए, एक मोल इसका लिए, दोनों रिएक्टेंट के मोल उसने बराबर लिए हैं, ठीक है। इनका आपस में रिएक्शन कराया, इनकी इक्विलिब्रियम आपस में बढ़ी और फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ है, जो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड शुरू में बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम स्पीड है। तो हम हमेशा ये कहते रहते हैं टेक प्लेस फ्राम
टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप ऐसे भी देख सकते हो इसको कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ताकि प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। और फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो शुरू में जब शुरू होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। डेफिनेटली रिएक्टेंट ज़्यादा थे यहाँ पर, देखो रिएक्टेंट ज़्यादा थे, ज़्यादा अमाउंट में थे, वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम ये कहते होते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है ना, ये ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाता है, ऐसा ऐसा। ये क्या, आप कोई भी इस चीज़ को लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम एट स्टार्ट स्पीड, इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है ग्रेजुअली स्लो या मैक्सिमम स्पीड होती है एट स्टार्ट। इनकी स्पीड शुरू में ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या अगले स्टेप में आप देखो तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, जिसको इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है। इसमें क्या H2 और CO2 आपस में कंबाइन होते हैं ताकि H2 और CO बना सकें। ये एक बैकवर्ड रिएक्शन है, या रिवर्स रिएक्शन है। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, हम ये लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट रिकम्बाइन, वो रिकम्बाइन होते हैं टू फॉर्म, ताकि बना सकें, क्या बना सकें, आपके पास रिएक्टेंट्स को बना सकें। हम ये भी कहते हैं कि ये रिएक्शन शुरू में स्लो होता है, तो ये हम कहते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होता है, स्पीड अप होता है, ठीक है। यानी कि स्लो होता है एट स्टार्ट, शुरू में ये स्लो होता है, ठीक है। अब इसको हम फॉरवर्ड कहते हैं और इसको हम बैकवर्ड कहते हैं। अब एक ऐसी स्टेज का आना जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए, जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए, ऐसा टाइम आए जब दोनों की स्पीड सेम हो जाए, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और इक्वल हो जाए, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द rate of reverse reaction but in opposite direction, opposite direction, then the reaction is said to be in dynamic equilibrium. Then the reaction is said to be, reaction is in dynamic equilibrium, ठीक है। कि जब रेट ऑफ, हम ऐसे लिख लेते होते हैं आसान में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है ना। कंपोजिशन आप देखोगे तो वही रहेगी, H2 और CO आपको नजर आएगा, कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, वो आपको कांस्टेंट ही नजर आती है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, जब कांस्टेंट हो जाए द रिएक्शन में अपीयर्स टू हैव स्टॉप। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम आपको देखने में ऐसे लगता है कि रिएक्शन रुक गया है, देखने में ऐसे लग रहा होता है कि जी पिंक कलर ख़त्म हो गया, वाइट आ गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया, बट हकीकत में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। जितने स्पीड से H2 और CO2 बना रहे, उतनी ही स्पीड से H2 और CO2 आपस में, H2 और CO आपको देखने में ये भी नज़र आते हैं और ये भी नज़र आते हैं। तो आपको रिएक्शन की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट लगती है। कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन और मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का स्पीड बराबर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि रिएक्शन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक चुका है, रिएक्शन हो रहा है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, H2 और रिकन्वर्ट हो रहे हैं, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जब देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है, एक कलर आ चुका है, एक चीज़ मेल्ट हो चुकी है, एक कंडीशन आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, जबकि हकीकत में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब अगला है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये अगले दिन कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।